तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये पहला चैप्टर का एटम है, यहाँ पे एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या है बेसिकली कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एवरी एटम इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये सब लिखना है आपको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में। ये रिकॉर्ड करना भूल गया था, जो अभी बाद में देख रहे हैं वीडियो, ये अब नोट कर लेना इसको। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एवरी एटम इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि कह रहे हैं कि जो थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एवरेज सभी एटम्स हैं, उन सभी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है। एटम जो है पूरा ही पॉजिटिव चार्ज है, और जिसका साइज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, -10 मीटर के अकॉर्डिंग। और स्फीयर के अंदर, इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। यानी कि और एटम के अंदर, यानी जो पॉजिटिव चार्ज एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है उसके अंदर हैं, जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक है, देन आगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सच दैट देयर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर हैं वो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो एटम के ऊपर है, एटम है उसके बराबर है। यानी कि ताकि जो है पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। यहाँ पे तीन बात की गई है। एक कि एटम जो है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज का गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर सीड्स हैं। तीसरा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, ताकि एटम क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। ये थॉमसन का मॉडल एटम था। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, तो अभी लिमिटेशन लिखेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन लिखिए, he could not explain the origin of spectrum series. He could not explain the origin of spectrum series of hydrogen. He could not explain the origin of a spectrum series of hydrogen and other atoms observed experimentally. Other atoms observed experimentally. ठीक है, यानी कि ये इस मॉडल के बेस पे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम सीरीज निकल रही हैं किसी भी एटम से, वो कैसे निकल रही हैं, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट, he could not explain the large angle scattering of alpha particle. Second, he could not explain the large angle scattering. He could not explain the he could not explain the large angle scattering of alpha particle from the metal foil as observed by Rutherford. From the metal foil as observed by Rutherford. रदरफोर्ड ने जो मतलब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया मेटल फॉइल के ऊपर, और उन्होंने अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग की, तो वहां पे स्कैटर हो रहे थे अल्फा पार्टिकल। तो वो क्यों हो रहे थे, इधर थॉमसन ने मॉडल एटम बताया, उधर रदरफोर्ड ने एटम मॉडल बताया। तो वो क्या, जो मॉडल रदरफोर्ड में जो स्कैटरिंग हो रही है उसके लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, तो उसके लिए फिर थॉमसन मॉडल कोई आंसर नहीं दे पाए थे। यहाँ पे ये लिमिटेशन हो गई थी इनकी मॉडल की। तो इन्होंने एक हिंट तो दिया बट प्रॉपर सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है बात यहाँ तक? डिवेंशन इशू। नेक्स्ट लिखिए रदरफोर्ड मॉडल। पहला हो गया थॉमसन मॉडल, सेकंड आपका होगा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। साइड में लिख सकते हो डिस्कवरी ऑफ एटम न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ एटम न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ एटम न्यूक्लियस।
लिख लिया? तो इसमें लिखिए पहली चीजें। तो अब इसमें रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या करा कि एक गोल्ड गोल्ड की फॉइल ली, यानी कि जब देखते हो सिल्वर फॉइल पेपर में पड़ते ऐसी कोई फॉइल ले ली गोल्ड की, और उस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई। अब अल्फा पार्टिकल होते क्या है आपको पता होना चाहिए, हीलियम पार्टिकल को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन और 4 मास होते हैं। तो हीलियम पार्टिकल को ही हमने क्या कह दिया कि अल्फा पार्टिकल कह दिया है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का क्या करवाया, इस पे स्कैटरिंग करवाया। तो अब क्या क्या देखने को मिला वो चीज देखिए। तो पहला लिखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, most of the alpha particles pass straight through, pass straight through, most of the alpha particles pass straight through, pass straight through the gold foil. Most of the alpha particles pass straight through the gold foil. It means they do not suffer, it means they do not suffer any collision with gold atom. It means they do not suffer any collision with gold atom. पहला क्या हो गया कि जितने अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल के थ्रू, मतलब क्या होने लग गया कि निकल गए सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कोई कोलिजन उनका नहीं हुआ। इतनी बात क्लियर है दिव्यांशु निशु? यस सर। सेकेंड लाइन लिखेंगे, ओनली अबाउट 0.14%, only about 0.14% of incident alpha particle, only about 0.14% of incident alpha particles, only about 0.14% of incident alpha particles scatter by more than 1 degree, scatter by more than 1 degree. यानी कि कुछ ही ऐसे पार्टिकल्स थे, यानी कि 0.14% ही थे टोटल का, कि जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर कर रहे थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, अबाउट वन अल्फा पार्टिकल, अबाउट वन अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8,000 अल्फा पार्टिकल, अबाउट वन अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8,000 अल्फा पार्टिकल, about one alpha particle in every 8,000 alpha particle deflects by 90 degree or more, deflects by 90 degree or more। यानी कि 8,000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो 90 डिग्री और उससे ज्यादा एंगल पे स्कैटर कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन अल्फा पार्टिकल, only one alpha particle is deflected by 180 degree, only one alpha particle is deflected by 180 degree, ठीक है। यानी कि तो हमने क्या क्या देखा, पहला तो काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए बिना किसी कोलिजन के। दूसरा हमने देखा कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे, यानी 0.14% ही ऐसे पार्टिकल्स थे जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर कर रहे हैं। 8,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होता था जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल पे स्कैटर कर रहा है, और कोई एक अल्फा पार्टिकल होता था सभी में जो एकदम 180 डिग्री पे स्कैटर कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे हमने देखा, ऑब्जर्व किया, यानी ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी। यहां तक बात क्लियर है सारी
दिव्यांशु, निशु? यस सर। तो आप कंक्लूजन लिखो। तो अब इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखिए। तो कंक्लूजन है, This led Rutherford to postulate this led Rutherford to postulate that the entire positive charge this led Rutherford to postulate that entire positive charge this led Rutherford to postulate that the entire positive charge of the atom must be concentrated must be concentrated must be concentrated in a tiny central core in a tiny central core in a tiny central core of the atom in a tiny central core of the atom. this tiny central core this tiny central core of each atom was called this tiny central core of each atom was called atomic nucleus. atomic nucleus. तो कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये हुआ कि इन जनरल वे कि जो चार्ज है, एटम का जो चार्ज है, ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा एक सेंट्रल टाइनी कोर में कंसंट्रेटेड है, छोटे से हिस्से में कंसंट्रेटेड है सेंटर में। और इस छोटे से सेंटर कोर को उसने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस दे दिया, एटम का न्यूक्लियस नाम दे दिया। क्लियर है? तो ये था रदरफोर्ड। ओके, अब हम निकालते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने ऐसी बातें बताई हैं तो इसके बेस पे हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको आप कह सकते हो साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हो। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर इसके लिए डायग्राम अगर आप देखो, तो डायग्राम हम अगर यहाँ पे देखें तो मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है, मतलब एटम है, और इसके सेंटर पे ये पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि एक ही पार्टिकल होगा जो जाएगा और जाके वापस टकरा के आ जाएगा 180 डिग्री पे। बाकी क्या होंगे कि ये अलग अलग एंगल पे और कुछ बाकी क्या होंगे कि स्ट्रेट निकल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? देखो पार्टिकल जो गया, ये सबसे क्लोज कितना गया? इतना पोर्शन गया, सबसे क्लोज यहाँ पे गया है। तो सबसे क्लोज यहाँ पे गया, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसी को रेडियस कहा जाएगा आर नोट। इसी को क्या कहा जाएगा? आर नोट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर हो जाए तो बता देना।
हो गया ड्रॉ? दिव्यांशु, निशु, तो निशु शायद नेटवर्क इशू हो गया निशु का। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है कि आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है जो 180 डिग्री पे वापस गया है, इसी का हमें निकालना है क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जब आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होगा, और इस पॉइंट पे जैसे ही इसके क्लोज पहुंचेगा तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो हम वही चीज करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट एट दिस डिस्टेंस the entire kinetic energy of alpha particle convert into electric potential energy, तो अगर हम देखें कि जो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है वो क्या है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होगा वो होगा 2e। वहीं अगर चार्ज ऑन न्यूक्लियस बोला जाए, तो वो होगा Ze, क्योंकि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो नहीं पता, तो Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया, जितने भी होंगे उसको E से मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूक्लियस में चार्ज आ जाएगा। वेयर Z इज एटॉमिक नंबर और E चार्ज। ठीक है, क्या होगा? चार्ज ऑन प्रोटॉन आप कह सकते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, सिंपल सी बात है, जिसको आप लिखते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक, पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर नोट, कौन से डिस्टेंस पे? आर नोट पे। तो वो जो होगा वो v इज इक्वल टू क्या आएगा? के क्यू अपॉन में आर नॉट। तो k यहाँ पे क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q क्योंकि अल्फा पार्टिकल किसकी वजह से हो रहा है? न्यूक्लियस की वजह से, तो आप न्यूक्लियस का चार्ज लेंगे तो इनटू में Ze अपॉन में आर नॉट। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze/r। ठीक है, ये आया क्या? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे, वो होगा पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो पोटेंशियल किसका होगा? पोटेंशियल होगा जो हमने निकाला है, चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आप पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हो। तो U इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पोटेंशियल क्या है? Ze/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और Q कितना आ जाएगा? अल्फा पार्टिकल का Q आ जाएगा 2e। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2z, ये ध्यान रखना ये 2 है, ये z है, e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ये क्या है? आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट
कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गया 2 ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। तो यहां से आपका क्या आया? ये आया आपका स्टेटमेंट जो हमने बोली थी। अब यहां से हम आर नोट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम इतना रब कर देते हैं पहले। तो यहाँ आप देखो, तो आप क्या लिख सकते हो? आर नोट चाहिए तो आर नोट ऊपर आ गया और ऊपर हो जाएगा 4 ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M V²। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? ZE² अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट MV²। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया, जहां पे आर नोट क्या है? वेयर आर नोट इज इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस साइज ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हो या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हो। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है साइज, रेडियस लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ। क्लियर है देवान निशु? हमने क्या करा है कि जिस पॉइंट पे आर नोड है उस पॉइंट पे कुछ अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई है। तो हमने 4 जो अल्फा पार्टिकल ले लिया है 2e और 4 जो न्यूक्लियस ले लिया है Ze। जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ई चार्ज ऑन प्रोटॉन हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले निकालेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है, दैट इज चैप्टर 3 2 में पढ़ा है। ठीक है, के क्यू अपॉन में आर। तो फॉर्मूला लग गया, के आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू यहाँ पे जेड ई हो गया और आर नॉट हो गया। उसके बाद पोटेंशियल निकालते हैं, तो आपने रिलेशन पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल आपने निकाला वो पुट कर दिया और चार्ज आपका 2e है अल्फा पार्टिकल का, वो पुट कर दिया तो हो गया 2ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और वो हमने पुट करके आर नोट की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है? ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इतनी बात क्लियर है निशु? यस सर। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। दिवांशु नोट कर लिया? डन, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर देखते हैं क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर।
इम्पैक्ट पैरामीटर, तो इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली ये है कि जो सेंटर लाइन है जो वापस निकल जा रही है, ये वाली, ये जिस पे ये सेंटर पे जा रहा है, तो ये जो लाइंस हैं यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेट निकल जा रहे हैं बिना किसी एंगल पे या कोई एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उससे पहले वो क्या है, कुछ पाथ स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, कुछ पाथ स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको इम्पैक्ट पैरामीटर कह रहे हैं। ठीक है, किससे, जो सेंटर लाइन है, जो पार्टिकल वापस यानी कि न्यूक्लियस का जो सेंटर एक्सिस है उससे जो भी रेज अल्फा पार्टिकल्स जा रही हैं उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालें तो वो इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर? दिव्यांशु, निशु, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is defined as the perpendicular distance of the velocity vector. It is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle. It is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. It is defined as the perpendicular distance of the velocity vector, perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle, of the alpha particle from the center of the nucleus, from the center of the nucleus ब्रैकेट में लिख लेना सेंट्रल लाइन, ब्रैकेट में लिख लो सेंट्रल लाइन, when it is far away from the atom, when it is far away from the atom। देख लो, एटम के बाहर की बात हो रही है, पार्टिकल जो है उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब हर अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर अलग अलग होगा। ठीक है, हर पार्टिकल का अपना इम्पैक्ट पैरामीटर अलग अलग होगा। इसके लिए फॉर्मूला है जो डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, b इज इक्वल टू स्मॉल b, स्मॉल b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE cot θ/2 अपॉन में कैपिटल E, ZE स्क्वायर cot θ/2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेयर E जो है वो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया, इसको नोट कर लो। डन, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा अब फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के फीचर क्या है, क्या क्या खूबियां थी रदरफोर्ड मॉडल की, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली वही चीजें हैं जो हमने बात करी। सिंपल सी बात है कि हर एटम जो है उसका एक सेंट्रल कोर है जिसको हमने एटॉमिक न्यूक्लियस कह दिया है। सेंट्रल कोर यानी जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस 10⁻⁻15 है, एटम का 10⁻⁻10 है। एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं, मूव करते हैं, और उतना ही इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव करते हैं जितना एटम सेंटर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ताकि जो एटम है वो पूरा एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। और जो इलेक्ट्रॉन है वो सब चारों तरफ जब घूम रहे हैं उस तरीके से उन ऑर्बिट में घूम रहे हैं जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए टॉपिक डालिए फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और जल्दी जल्दी नोट करेंगे। फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो पहला फीचर लिखेंगे एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ, every atom consists of, every atom consists of a tiny central core,
every atom consists of a tiny central core called the atomic nucleus, called the atomic nucleus, in which in which the entire positive charge, in which the entire positive charge and almost entire mass, the entire positive charge and almost entire mass of atom are concentrated. Entire mass are concentrated. इसका मतलब है कि सेंट्रल कोर में इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास भी सेंट्रल कोर में न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ the size of nucleus is of the order of 10 raised to power minus 15 meter. The size of nucleus is of the order of 10 raised to power minus 15 meter. यानी कि जो न्यूक्लियस का साइज था वो 10 raised to power minus 15 ऑर्डर का था. Which is very small, which is very small, which is very small, which is very small as compared to, which is very small as compared to size of the atom, which is very small as compared to size of atom, size of atom, which is of the order, which is of the order of 10 raised to power minus 10 meter, which is of the order 10 raised to power minus 10 meter. ठीक है. थर्ड लिखिए. और एटम का साइज कितना होता है? 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर होता था, जो कि न्यूक्लियस के कंपेयर में बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस काफी छोटा है. तीसरा पॉइंट लिखेंगे, द एटॉमिक न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द एटॉमिक न्यूक्लियस is surrounded by certain number of electrons. The atomic nucleus is surrounded by certain number of electrons. Certain number of electrons. As whole atom is electrically neutral. As whole atom is electrically neutral. As whole atom is electrically neutral. The total negative charge of electrons, the total negative charge of electrons surrounding the nucleus, the total negative charge of electrons surrounding the nucleus is equal to the positive charge on the nucleus. The total negative charge of electron surrounding the nucleus is equal to the पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. तो वही बात है कि कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और उनका जो नंबर ऑफ चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. These electrons revolve around the nucleus. These electrons revolve around the nucleus in various circular orbits. In various circular orbits. As these electrons revolve around the nucleus in various circular orbits. In various circular orbits, as planets do around the sun. As planets do around the sun. As planets do around the sun. ठीक है. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऑर्बिट्स में, वेरियस ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिस तरीके से सन के चारों तरफ प्लैनेट करते हैं. इसमें कंटिन्यू करेंगे. द सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन. The centripetal force required by electron. The centripetal force required by electron for revolution. The centripetal force required by electron for revolution
is provided by the centripetal force required by the electron for revolution is provided by the electrostatic force is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and nucleus is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and nucleus. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसे एक सेंटीमीटर फोर्स की, कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर फोर्स अपने आप नहीं लगता, कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होता है. तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो एटम के न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. तो ये बेसिकली क्या है कि एक दूसरे की तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. ठीक है, तो ये था. क्लियर है दिव्यांशु, निशु? तो ये बात क्लियर हो गई. ओके, तो अब इतनी बात क्लियर है. तो बाकी चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज इतना ही करते हैं. ठीक है, बाकी इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. मिलते हैं मंडे को. टिल देन बाय बाय.